शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे 17वें नंबर का प्रोजेक्ट, जिसको 17A या फिर P17A सिप, इसकी कील लेइंग रखी गई है। कील लेइंग का मतलब होता है जहाज़ निर्माण की फॉर्मल प्रक्रिया हमने चालू कर दिया, ठीक है। तो जो कील लेइंग है 7वें सिप, जिसका नाम रखा गया है Y12654 ऑफ द प्रेस्टिजियस P17A ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी का P17A प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7वें नंबर का जहाज़ निर्माण की लेइंग्स नेवी के द्वारा रखी गई है 28 जून 2022 को। ये काम किया गया है रियर एडमिरल GK हरीस, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नवल डिज़ाइन सरफेस शिप ग्रुप के। जगह का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। इस सेरेमनी को परफॉर्म किया गया था जिसमें प्रेजेंस थी सीनियर ऑफिशियल ऑफ द इंडियन नेवी। इसके अलावा MDL भी, इसमें MDL के भी ऑफिसर शामिल रहे थे। कील लेइंग आखिर है क्या? ये एक मेजर माइलस्टोन एक्टिविटी मानी जाती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप। जब भी किसी शिप्स का कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया जाता है तो उस दौरान सबसे बड़ी मेजर माइलस्टोन एक्टिविटी रहती है कील लेइंग, सिम्बॉलिजिंग फॉर्मल कमिटमेंट ऑफ द इरेक्शन प्रोसेस ऑफ वारशिप ऑन द बिल्डिंग बर्थ। P17A, इसके अंतर्गत 7 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है, ऑफ विच 4 आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा 4 बनाए जाएंगे, और जो बाकी के बचे 3 हैं वो बनेंगे GRSE विथ MDL एज लीड यार्ड, उसमें भी MDL की सहायता लगेगी। द P17A क्लास ब्रिगेड्स आर बीइंग बिल्ट यूजिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्टील। इसमें भारत की तरफ से ही जो स्टील डेवलप किया गया है उसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा फिटेड विद वीपन्स एंड सेंसर्स अलोंग विद इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें स्टील तो भारत का ही रहेगा। इसमें फिट किए गए हैं वीपन्स, सेंसर्स, इसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो इस प्रकार के जो वेसल्स हैं, जहाज हैं, इनके कंस्ट्रक्शन का जो हम काम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करता है एंड इंडियाज़ मेक इन इंडिया कमिटमेंट with order for equipment and system on indigenously firms including MSMEs amounting to indigenous content to other order of 75%। इसमें भारत सरकार चाहती है कि हमारे MSME भी शामिल हों, और यहाँ पर कंटेंट कितना है इंडिया का, वो है 75%। देखिए P17A के अंतर्गत जो जहाज़ हम बना रहे हैं वो अलग कैसे हैं। इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द वारशिप बिल्डिंग बाय वे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन वेयर द ब्लॉक्स आर प्री आउटफिटेड बिफोर जॉइनिंग टू रिड्यूस द बिल्ड पीरियड ऑफ वारशिप। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन से रिलेटेड, ठीक है। इसको कमीशन किया गया है, शामिल कर लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पोरबंदर, गुजरात में, ठीक। और ये जो लाइट वेट वाले हेलीकॉप्टर MK3 वाले, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया, भारत में ही इनका निर्माण किया गया। 835 स्क्वाड्रन CG, जो कि एन इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 स्क्वाड्रन है। इसको कमीशन कर लिया गया है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में एट इट्स एयर इनक्लेव इन पोरबंदर। जो एयर इनक्लेव अभी चल रहा था, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में 28 जून 2022 को इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। अब ये काम अपना चालू कर देंगे।
कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे थे, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कमीशनिंग का काम किया गया है, निर्माण का काम किया गया है, ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत किया गया है। हमने ये जो कमीशनिंग करे हैं स्क्वाड्रन, हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन की, मार्क्स ए ट्रिमेंडियस लीप टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम सर्विलांस। इनका उपयोग हम करेंगे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, मैरीटाइम सर्विलांस के क्षेत्र में। इस मामले में हम सेल्फ रिलायंस हो सकें, इसके लिए इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को हमने निर्माण किया है। ALHM के थर्ड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है इंडिजिनियसली, भारत के द्वारा खुद ही। ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। दे फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एडवांस रडार। इसमें एडवांस रडार है, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, शक्ति इंजन है, फुल गैस कॉकपिट है, हाई इंटेंसिटी सर्चलाइट है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एज वेल एज SAR होमर। इतने सारे एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं। देखिए, इस प्रकार के फीचर इनको जो दिए गए हैं इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को, ठीक है, तो जो मैरीटाइम रिकॉन्सिसनेस है, ठीक है, मतलब जो सैनिक परीक्षण है वो बहुत अच्छे से तरीके से हो सके, हमारी तट की सुरक्षा हो सके। इसके साथ साथ में कैरी आउट SAR-8 एक्सटेंडेड रेंजेस इवन वाइल ऑपरेटिंग फ्रॉम शिप्स ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट। ठीक है। SAR टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप डे और नाइट दोनों ही के दौरान सेफ्टी की जांच पड़ताल कर सकते हो। इस एयरक्राफ्ट में एक एबिलिटी तो ये है, एक तो हम इसको सेफ्टी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारी रक्षा के लिए ऑफेंसिव प्लेटफार्म के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पास हैवी मशीन गन है। दूसरी बात ये है अच्छी कि इसका यूज़ हम मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकें। देखा जाए तो 13 जो ALHM के थर्ड एयरक्राफ्ट हैं इनको इंडक्टेड किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, किया जाएगा इनको फेज्ड मैनर में। इनमें से 4 एयरक्राफ्ट अभी पोजीशन में है, कहाँ पर, पोरबंदर में। जब से इनको हमने इंडक्शन किया है अपनी सेना में, द स्क्वाड्रन हैज़ फ्लोन ओवर 1200 घंटे, अभी तक ये 1200 हावर्स काम कर चुके हैं, एंड कंडक्टेड न्यूमरस ऑपरेशनल मिशन इंक्लूडिंग द मेड एंड नाइट SAR मिशन ऑफ ड्यूआ कोस्ट। कई सारे ऑपरेशनल मिशन भी इन्होंने करे हैं। ठीक है। जैसे कि SAR मिशन है जो कि दीव की कोस्ट थी, इसके किनारे में किया गया था। द 835 स्क्वाड्रन इज कमांडेड बाय द कमांडेंट सुनील दत्त। द कमीशनिंग विल बी ए मेजर फिलिप टू द एबिलिटीज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन द गुजरात रीजन एंड फर्दर स्ट्रेंथन द कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है। तो जो गुजरात वाला क्षेत्र है हमारा, वो फर्दर हमारा स्ट्रेंथन होगा। इसके साथ साथ में इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को शामिल करने से। PIB की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पर्यावरण मंत्रालय से रिलेटेड। 1 जुलाई 2022 से कुछ वस्तुएं चिन्हित की गई हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा 1 तारीख से। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, स्टोरेज, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, इनके द्वारा प्रभावी भागीदारी की ज़रूरत है, ठोस कार्रवाई सरकार को करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।
तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 तक, ठीक है, सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप ही भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया था। इसके लिए एक कानून है, इसको अधिसूचित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश के द्वारा कूड़े और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे, अप्रबंधित मतलब कि प्लास्टिक का जो कचरा है जिसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, सड़क में खाली जगह पे उसका ढेर का ढेर, पहाड़ का पहाड़ लग जाता है, उसको अप्रबंधित प्लास्टिक कचरा बोला गया है। तो इसके द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। भारत 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक वस्तुओं, ठीक है, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, यूज़ तो हम कम कर रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं, इनका निर्माण नहीं किया जाएगा, बाहर से हम मंगवाएंगे नहीं, इनको स्टोर करके नहीं रखना है। तीसरी बात, आप इनका वितरण और बिक्री और यूज़ नहीं कर पाएंगे। समुद्री पर्यावरण सहित स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभावों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है, ठीक है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण होने वाले पॉल्यूशन को दूर करना सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बन गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जिसका आयोजन किया गया था 2019 में, चौथे नंबर का ये राउंड था। इंडिया ने एक रिजोल्यूशन लेके आया था, एड्रेस किया था ताकि हम एड्रेस कर सकें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट से जो पॉल्यूशन होता है उसको, ठीक है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज़ किया था अर्जेंट नीड, अभी अर्जेंट नीड की ज़रूरत, नीड है फॉर ग्लोबल कम्युनिटी टू फोकस ऑन दिस वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका ध्यान भारत के द्वारा खींचा गया था इस इम्पोर्टेंट इशू की तरफ से, ठीक है। तो द एडॉप्शन ऑफ दिस रेजोल्यूशन एट UNEA 4 वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप। इसका रिजोल्यूशन आया UNEA 4 का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप रहा था। अभी हाल ही में जो कंक्लूडेड किया गया था 5वें नंबर का सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली मार्च 2022 में, इंडिया ने इंगेज किया था कंस्ट्रक्टिवली विथ ऑल मेंबर स्टेट ताकि डेवलप किया जा सके कंसेंसस ऑन द रिजोल्यूशन। कंसेंसस मतलब होता है सहमति, हमें एक रिजोल्यूशन लेके आना है, ठीक है, ताकि जो पूरे ग्लोबली एक्शन लिया जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन को दूर करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कुछ रिजोल्यूट स्टेप उठाए हैं ताकि मिटिगेट किया जा सके पॉल्यूशन कास्ड बाय द लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है लिटर्ड, मतलब अटे पड़े, जिनका पहाड़ का पहाड़ बन जाता है खाली जगह में। द लिस्ट ऑफ बैंड आइटम्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिनको भारत सरकार प्रतिबंधित कर रही है। ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स, ठीक है, ईयरबड्स जिनका यूज़ करते हो आप, जिसमें प्लास्टिक की स्टिक्स लगी हैं। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टीरीन मतलब थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी सच एस फोर्क, स्पून, चाकू, इसके अलावा स्ट्रॉ है, ट्रे है, रैपिंग और पैकिंग फिल्म अराउंड स्वीट बॉक्सेस, मिठाई के डिब्बे में जो पैकिंग की जाती है। इनविटेशन कार्ड प्लास्टिक के अब नहीं बनाए जाएंगे। सिगरेट का पैकेट, प्लास्टिक और PVC के बैनर लेस देन 100 माइक्रोन, इसके अलावा स्टेयर्स मतलब कि जो उत्तेजक पदार्थ रहते हैं वो भी। 2021 का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स है वो मना करता है कि आप इन जो लिस्टेड आइटम हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते,
import, stocking, distribution, sale, use of plastic carry bags having thickness less than 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन से यदि कम इसकी मोटाई है, इनको भी क्या किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। एंड हैविंग थिकनेस लेस देन थिकनेस ऑफ 120 माइक्रोन्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 31 दिसंबर 2022। सरकार ईपीआर भी लेकर के आई है 16 फरवरी 2022। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कोई प्रोड्यूसर है, प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब तक वो एंड नहीं हो जाता, प्लास्टिक ख़त्म ना हो जाए लाइफ साइकिल उसका, ठीक है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसको किस प्रकार से हैंडल करता है। तो जो ईपीआर है वो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रोड्यूसर को, ठीक है, निर्माता कंपनी को, फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट until the end of its life. The guidelines will provide framework to strengthen circular economy of plastic packaging waste. प्रमोट किया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके अलावा प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप फॉर मूविंग टुवार्ड सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग बाय द बिजनेसेस। तो जैसे कि यदि हम एक बार प्लास्टिक को यूज़ कर लेते हैं, फिर उस प्लास्टिक को हम दूसरी चीज़ बनाते हैं, इस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्कुलर होते रहती है। तो सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना चाहती है। दूसरी बात, जिन प्लास्टिक को हम बैन कर रहे हैं उसकी जगह हम दूसरी चीज़ें बनाएं, ठीक है, प्लास्टिक का दूसरा उपयोग, दूसरी चीज़ यहाँ पर खोजी जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एमएसएमईज़ के लिए, हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन से पूरी तरह से नष्ट ना हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट जो चीज़ है वो किस चीज़ से बनाएंगे, कितनी कीमत पर बनाएंगे, क्या क्या वो कर सकते हैं, इसके लिए गाइडलाइन के लिए वर्कशॉप का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्टरनेटिव टू बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीसीबी, एसपीसीबी, पीसीसी। इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा सीपीसीबी का, एसपीसीबी का और पीसीसीस का। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे लोग मिल करके वर्कशॉप्स का आयोजन कर रहे हैं, ताकि एमएसएमई को भी गाइड किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ स्टेप को ले रही है, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन को एंड प्रोवाइड एन इकोसिस्टम फॉर एक्सिलरेट पेनिट्रेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव ऑल अक्रॉस द कंट्री। 1 जुलाई से सारी चीज़ें ये जो लिस्टेड हैं वो बंद हो जाएंगी। इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज़, सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सीपीसीबी ग्रीवांस रेड्रेसल ऐप, ठीक है, सीपीसीबी ग्रीवांस रिड्रेसल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा सा एम्पावरमेंट मिल सके, ठीक है। इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, वो कर्ब कर पाएंगे प्लास्टिक के मीनांस को, ठीक है, प्लास्टिक के खतरे को। फॉर वाइडर पब्लिक आउटरीच, प्रकृति मैस्कॉट वाज आल्सो लॉन्च्ड ऑन 5 अप्रैल, ठीक है, और 5 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकृति को लॉन्च किया गया था, ठीक है। मैस्कॉट मतलब होता है शुभंकर। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं G7 से। G7 की बैठक हाल ही में जर्मनी में चल रही है। उस दौरान कौन कौन से डिसीजन पर लोग सहमत हुए हैं, वहाँ के मेंबर सहमत हुए हैं, उसके बारे में आज न्यूज़ में बताया गया है।
G7 का जो ग्रुप है वो इन्फोरल फोरम है, एक इन्फोरल मंच प्रोवाइड करता है लीडिंग इंडस्ट्री वाले नेशंस को, जिसमें इंक्लूड है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इसके अलावा यूके और यूएस। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं एनुअल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जब भी इसकी बैठक रहेगी आपको यूरोपियन यूनियन के अधिकारीगण यहाँ पर बैठे दिखेंगे। G7 की जो मीटिंग हो रही है 2022 में, इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है जर्मनी। अध्यक्षता किसके पास है? जर्मनी के पास है। जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इनको इनवाइटेड किया गया है, ने इनवाइट किया था इंडिया को। इसके साथ साथ में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका, इनको भी बुलाया गया है ताकि 2022 के समिट में ये लोग पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले सकें। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्डिमिर जेलेंस्की भी इसमें शामिल होंगे वर्चुअली। ठीक है। G7 प्रेसिडेंसी हैज़ अनाउंस्ड। इसकी शुरुआत होती है इस ग्रुप की G6 के साथ में। ठीक है। तो G7 जर्मनी की जो वेबसाइट है उसमें ये कहा गया है, पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो कि बाद में हो जाती है क्या, G7 बनता। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, किसके द्वारा? फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी जिस्कार्ड के द्वारा। ठीक है। इसके बाद फिर इसी को आगे बढ़ाया किसने? फेडरल चांसलर हेलमुट सचमिट ने। अब फिर कौन कौन से देशों की सरकारें इसमें शामिल हुई? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूएस। ए ग्रुप ऑफ 6 मेड फॉर फायरसाइड चैट एट रामबुलिट कैसल इन फ्रांस। 6 देश मिलते हैं फिर कहाँ पर? फ्रांस में। अब 1970 के दशक में जो पहला ऑयल क्राइसिस आया था, तो उससे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सामने आ रही थी उस पर एक्सचेंज किए गए विचारों को। इसके अलावा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम था, जैसे कि हमने फिक्स ऐसा कर दिए कि जो $1 है उसमें केवल आपको 70 रुपया होंगे। $1 के बदले हमें 70 रुपये पेड करना है अमेरिका को, ये फिक्स रेट हो गया। वहीं जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है या फिर और भी अदर कंडीशन देखते हुए इसमें यदि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है डॉलर रुपए के मामले में कम हो जाए। ठीक है। रुपए मजबूत हो जाए, कभी डॉलर मजबूत हो जाए, तो ये सब इन्फ्लेशन को देखते हुए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बदले में ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लाया गया था। तो उस दौरान जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था वो फेल हो रहा था। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए ही ये लोग आपस में आए थे और एग्री हो गए थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एंड इनिशियल मेजर टू फाइट द ग्लोबल डाउनटर्न। 1976 में कनाडा ऐड हो गया था इस ग्रुप में। ये बन जाता है G7 G6 से। पहली बार G7 की मीटिंग हुई थी प्यूर्टो रिको में। द फर्स्ट टॉक बिटवीन द यूरोपियन कम्युनिटी एंड G7 टुक प्लेस इन लंदन 1977 एंड सिंस द ओटावा समिट ऑफ 1981 द यूरोपियन कम्युनिटी, जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल वर्किंग सेशन। तो यूरोपियन यूनियन शुरू से ही इसमें काफ़ी रोल अदा किया है, इसलिए इसको हमेशा से अपनी बैठक में बुलाया जाता। फिर 1980 के दशक में द इंटरेस्ट ऑफ G7 एक्सपांडेड टू इंक्लूड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इशू। ठीक है। बाद में इनका सोचना था कि जो फॉरेन है और सिक्योरिटी पॉलिसी का इशू है इसको भी एक्सपांड हम करें। तभी जो सोवियत जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बेचेव है ना, इनको इनवाइट किया गया था ताकि बातचीत हो सके साइडलाइंस ऑफ द लंदन समिट इन 1991। फिर 1998 में ग्रुप ऑफ 8 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि रसिया इसका एक सदस्य बन गया था। ठीक है। बाद में रसिया को यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 2014 में
यूक्रेन की जो सोवरनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको ये खतरे में डाल दिया था। ठीक है, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया था। जर्मनी हैज़ G7 प्रेसिडेंसी फॉर द 7th टाइम दिस ईयर। जर्मनी को 7वीं बार अध्यक्षता मिली है इस साल को यदि देखा जाए। जापान बनने वाला है प्रेसिडेंट 2023 में। ठीक है, अगली जो अध्यक्षता है वो जापान के द्वारा की जाएगी। G7 मेंबर्स को लेकर के कुछ डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है 2022 के हिसाब से आप देखोगे। ठीक है, G7 की जितनी भी कंट्री हैं, मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, वहाँ पर ग्लोबल पॉपुलेशन की 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 31% हिस्सेदारी रखते हैं ग्लोबल जीडीपी में ये देश, और 21% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द समिट वेबसाइट के हिसाब से बताया जाता है, चाइना और इंडिया दो काफ़ी पॉपुलर कंट्री हैं विथ अमंग द लार्जेस्ट जीडीपी फिगर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। इंडिया और चाइना जो कि वैश्विक जीडीपी में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रख रहे हैं, वो G7 कंट्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इन ऑल G7 कंट्रीज एनुअल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर एक्सीडेड रेवेन्यू इन 2021। मोस्ट G7 countries also had a high level of gross debt, especially Japan 263% of GDP, इटली 151% एंड द US 133%। बताया जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना, कैसा है इनका, रिवेन्यू कैसा है, उसको बताया जाता। तो जो G7 के ज़्यादातर देश है ना, ये क्या काम कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ ग्रॉस डेब्ट यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कि कर्जा काफ़ी ये लोग लेते हैं। G7 की जो बैठक चल रही है अभी जर्मनी में, ठीक है, उस बैठक में ये डिसीजन लिया गया है कि रसिया की जो इनकम होती है ऑयल की बिक्री से, ऑयल जो रसिया बेचता है उस बिक्री से उसकी कमाई को हमें कम करना है, ऐसा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और ये जो फाइनल स्टेटमेंट है ट्यूसडे के दिन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 समिट इन जर्मनी अंडरलाइन देयर इंटेंट टू इम्पोज सीवियर एंड इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन रसिया। ठीक है, अभी जो हाल ही में समिट हुआ है जर्मनी में, उसमें इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि हमको सीवियर, एकदम सीरियस और इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट हासिल करना है रसिया से। इट लेफ्ट आउट की डिटेल ऑन हाउ फॉसिल फ्यूल प्राइस कैप्स वुड वर्क इन प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो ये है, यदि आप वहाँ से ख़रीदना बंद कर दोगे तो आपके खुद के देश में ऑयल की कमी चले जाएगी। ऑयल यदि कम रहेगा आपके यहाँ तो उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो कैसे करके G7 के मेंबर कंट्रीज़ अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, ये काफ़ी उनके लिए कठिन बात होने वाली है। ठीक है, यहाँ के जो लीडर हैं वो लोग इस बात पर भी एग्री हो गए थे कि हम बैन लगाएंगे इंपोर्ट ऑफ रशियन गोल्ड, हम रसिया से गोल्ड नहीं इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सेटअप करेंगे एड टू कंट्रीज़ हिट विथ फूड शॉर्टेज, ऐसे देश जो कि फूड शॉर्टेज से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉकेड है, द ब्लॉकेड ऑन यूक्रेन ग्रेन शिपमेंट थ्रू द ब्लैक सी। ठीक है, यूक्रेन ब्लैक सी के माध्यम से जो अनाज के शिप भेजा करता था वहाँ पर ब्लॉकेड लग गया है। इसके चलते चलते भी फूड शॉर्टेज आ रहा है अदर कंट्रीज़ में, उसको भी पूरा किया जाएगा, ऐसा G7 के मेंबर कंट्रीज़ का कहना है। अगला जो आर्टिकल है हमारा, अफ्रीका में चाइना की किस प्रकार से जो बढ़त है वो होते ही जा रही है, इंटरवेंशन चाइना अफ्रीका में किस प्रकार से करते ही जा रहा है, उस बात को लेकर के यहाँ बताया गया है। क्या जो चाइना है उसकी एक पॉलिसी है नॉन इंटरवेंशन इन अफ्रीका। ठीक है, चाइना की पॉलिसी थी कि हम अफ्रीका में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या उससे वो दूर होते जा रहा है।
हाउ आर डिफरेंट अफ्रीकन स्टेट रिएक्टिंग टू दिस डेवलपमेंट, ठीक है। और यदि चाइना वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम कर रहा है या उनके विकास पर जोर दे रहा है, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका क्या क्या कहना है। एक्सप्लेनर वाले पेज में ये बात बताई जाती है। जनवरी 2022 में, ठीक है, 17वें नंबर की ट्रिप थी अफ्रीका की। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर वांग यी, ठीक है, इन्होंने एसर्टेड किया था चाइना की 3 मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चाइना की तरफ से 3 बातों पर जोर दिया गया था। कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, पहली बात, कोरोना को हम कंट्रोल करेंगे अफ्रीका में। इम्प्लीमेंट करेंगे एक फोरम को, एक मंच को, ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, फोकैक, ठीक है। इसका फोकैक का इम्प्लीमेंटेशन के आउटकम को इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई। इसके अलावा अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेजेमनिक पॉलिटिक्स, ठीक है। हेजेमनिक जो पॉलिटिक्स है उससे हमें लड़ाई लड़ना है, प्रधानता वाली जो पॉलिटिक्स है। अफ्रीका हैज़ बीन कीन ऑन इंटरेक्टिंग विद चाइना, अफ्रीका हमेशा चाइना के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए उत्सुक रहा है, बातचीत करने के लिए, ठीक है। अफ्रीका के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि आप भी जो है चाइना के कर्ज के जाल में फंसने वाले हो। डिस्पाइट एक्यूजेशन ऑफ डेब्ट ट्रैपिंग सराउंडिंग चाइनाज प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, द गवर्नमेंट्स हैव मोस्टली बीन वेलकमिंग, ठीक है। भले ही वो कर्ज में फंसते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें चाइना का वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रही, है ना। चाइना का मूव है टू प्ले ए रोल इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में चाइना एक अच्छी भूमिका अदा करेगा इन अफ्रीका। ये इंडिकेट करता है, एक प्रकार से शिफ्टिंग हमें देखने को मिल रही है, इट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। पहले ये नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी पर काम करता था, अब उससे ये शिफ्ट हो गया। अब क्या है, वहाँ की जो सिक्योरिटी है ना, उसमें एक की रोल ये अदा करने वाला। इट इज़ चाइनाज मैसेज दैट इट्स प्रेजेंस इन द कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यदि ये अपने कदम अफ्रीका में बढ़ा रहा है, मतलब बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के चाइना निकला। इसके अलावा इज़ नॉट लाइकली टू बी लिमिटेड टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये केवल हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहेगा। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थ्रू आउट द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में देखा जाए तो, ठीक है। वाइल द एम्फेसिस हैज़ बीन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रॉ मटेरियल, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ दिया गया है, इन्वेस्टमेंट में, और दूसरी बात रॉ मटेरियल्स। इट टूक ए न्यू टर्न ऑन 20 जून विद द फर्स्ट चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 20 जून को। बीजिंग का पहली बार जो स्पेशल एनवॉय था, राजदूत था, कौन, जू बिंग, अपॉइंटेड इन फरवरी 2022, said that this is the first time China aims to play a role in the area of security। इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए चाइना पहली बार काम करेगा। अब किस प्रकार से काम करेगा ये क्लियर नहीं हो पाया। ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका आयोजन किया गया था इथोपिया में, जो इस बात का गवाह है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द हॉर्न, केन्या, जिबूती, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान एंड युगांडा, इतने सारे देश इसमें शामिल थे। हाल ही में चाइना की जो विजिट हुई थी अफ्रीका में, उसमें फोकस किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। हॉर्न जो बोला जाता है, जिसमें ये 4-5 देशों के नाम बताए गए थे, तो वहाँ पर भी चाइना फोकस ज़्यादा कर रहा। ही रिफ्यूटेड एक्विजिशन ऑफ डेब्ट ट्रैपिंग, ठीक है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि हम किसी को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। एंड एसर्टेड चाइनाज 3 ऑब्जेक्टिव इन अफ्रीका, ये हम पहले ही देख चुके हैं, कोरोना को कंट्रोल करना है, दूसरी बात, ठीक है, फोकैक की जो आउटकम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके अलावा अपहोल्ड करना है कॉमन इंटरेस्ट
वाइल फाइटिंग हेजेमोनिक पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स ना करे, पॉलिटिक्स को एकदम क्लियर कर देना। फोकैग की बात करें, फोकैग प्रोमोट करता है चाइना के रोल को किस क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे कि सड़क बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल, स्कूल। इसके अलावा सोसाइटियल डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्न, हॉर्न मतलब कुछ कंट्री है यहाँ पर अफ्रीका के, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट के काम करेगा चाइना। फिर 2021 के फोरम में जो पूरा जो रीजन है हॉर्न का, इसने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर 4 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पहला है डकर एक्शन प्लान, द चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035, द सिनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ फोकैग। ठीक है, कोरोना के दौरान क्या हुआ था, चाइना ने डोनेट किया था 3 लाख वैक्सीन्स, किसको, यूथोपिया और युगांडा को। इसके अलावा 2 लाख वैक्सीन दिया था इसने केन्या और सोमालिया को। सूडान एंड इरिट्रिया हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द चाइनाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। चाइना की तरफ से एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 2035 विजन फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन को, जिसका उद्देश्य है, ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, गरीबी को कम करना है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट लाना एंड एक्सपांड डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, तो देखा जाए चाइना काफ़ी कुछ काम कर रहा है अफ्रीका में अपने संबंध को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। द विज़न आल्सो फोकसेस ऑन ग्रीन डेवलपमेंट। इसके अलावा विजन 2035 जो रखा गया है उसमें ग्रीन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, इम्प्रूविंग किया जाएगा पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड फैसिलिटेटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द कॉन्टिनेंट। अलग अलग सेक्टर में इसने बढ़त बनाने के लिए अपना टारगेट रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, फाइनेंशियल एड दी जाएगी, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका यूज़ किया जाएगा और जो समुद्री संसाधन है उसका भी यूज़ किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से इसने काम किया है उसको आप देख सकते हैं। $200 मिलियन अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, एक ऐतिहासिक परियोजना है अदिस अबाबा में $200 मिलियन की, इस जिसको पूरी तरह से इसने फंडिंग प्रोवाइड की है। ठीक है, इसने रेलवे में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। ये अदीस जिबूती रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है जो भूमि से घिरे देश को लाल सागर में इरिट्रियन बंदरगाह से जोड़ती है। चीन ने केन्या में मोम्बासा नैरोबी रेल लिंक में भी निवेश करा है और पहले ही सूडान में रेलवे परियोजनाओं पर काम कर चुका है। इथोपिया में इसका एक सैन्य हार्डवेयर बाजार भी है और इसने सोमालिया में अस्पताल, सड़क, स्कूल, स्टेडियम सहित 80 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का निर्माण करा। जिबूती में 14 परियोजना ढांचा परियोजनाओं को चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। फाइनेंशियल एड के मामले में यदि आप देखोगे तो इथोपिया देश चीनी इन्वेस्टमेंट के शीर्ष 5 अफ्रीकी रिसीवर्स में से एक है, प्राप्तकर्ता में से एक है और लगभग $14 बिलियन का कर्जा भी ये ले चुका है। केन्या के द्विपक्षीय कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 67% है। चीन ने 2022 में इरिट्रिया को $15.7 मिलियन की सहायता देने का वादा भी किया था। ठीक है, अफ्रीका में तीसरी जो बात है वो है वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के, क्योंकि वहाँ तेल और कोयले की उपस्थिति है। चाइना ने मोम्बासा के तेल टर्मिनल में $40 करोड़ का इन्वेस्ट करा था। ठीक है, इसके अलावा इथोपिया में सोना, लोह अयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों में भी रुचि रखता है। दक्षिण सूडान पेट्रोलियम उत्पादों का एक स्रोत माना जाता है। इसने 1995 में बीजिंग के शुरुआती प्रवेश के बाद से उद्योग में निवेश जारी रखा। इसके अलावा जो समुद्री हित उसका क्या है, अपनी मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा इसने बनाया है जिबूती में। ठीक है, 2022 की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान वांग ने इरिट्रिया के तट को विकसित करने की इच्छा भी जाहिर करी, जो भूमिबंध इथोपिया में चीन के निवेश से जुड़ जाएगा।
अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि चीन केन्या और तंजानिया में एक और सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सैनिक उपस्थिति बढ़ जाएगी। एक और बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात करी जाती है, जिस प्रकार से चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए G7 क्या योजना बना रहा है। ठीक है, 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने G7 सहयोगियों के साथ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था, जिसे बड़े पैमाने पर चीन के, ठीक है, खरबों डॉलर का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के रूप में देखा जाता है। इसको 4 प्राथमिकता वाले पिलर के द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 21वीं सदी के उत्तरार्ध को परिभाषित करेंगे। जलवायु संकट से निपटना, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल सूचना, ICT नेटवर्क को मजबूत करना, लैंगिक समानता, ठीक है, समानता को बढ़ावा देना, वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन करना। भारत में भी एक PGII परियोजना की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के बीजिंग के उद्देश्य से सावधान रहते हुए भारत चीन के BRI से दूर रहा है हमेशा ही। शॉर्टकट में शुरू में PGII के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। तो इसको गेम चेंजिंग और ट्रांसपेरेंट कहा जा रहा है। 2027 तक $600 बिलियन के सामूहिक जुटाव की घोषणा करी गई थी। विकासशील और मध्यम आय वाले देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं खड़ी करना, ठीक है। इसके अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार परियोजनाओं के निर्माण के लिए चीन की योजना को काउंटर करने के रूप में इसको देखा जाता है।